हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। होपफुली आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी उतने अच्छे से कर रहे होंगे। तो देखिए बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले लेक्चर में मैंने आप सभी को इंट्रोडक्शन लेक्चर दिया था। और सबसे पहले तो मैं आप सभी का हमारे इस वीडियो लेक्चर में स्वागत करना चाहूँगा और साथ ही हमारे इस पढ़ो घर से ऐप में भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। होपफुली आप सभी को इंट्रोडक्शन लेक्चर समझ में आई होगी कि हम कैसे आपके कोर्स को कंप्लीट करने वाले हैं। और मैं अभिषेक कुमार आप सभी का जो साइंस का सब्जेक्ट है, जिसमें कि साइंस को 3 भागों में बांटा जाता है, जो आपकी आपको पता है दोस्तों। कौन कौन से 3 भागों में इसको बांटा जाता है? साइंस को 3 भागों में, जिसको मैंने बताया था आपको। एक होती है फिजिक्स, दूसरी होती है केमिस्ट्री और तीसरी होती है बायोलॉजी। ओके, तो मैं इसमें से केमिस्ट्री के सब्जेक्ट को आप सभी का कवर कराने वाला हूं दोस्तों। बहुत ही अच्छे तरीके से हम ये पूरे सिलेबस को कवर कर लेंगे और बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको सभी चीज़ों को सिखा के आपको टैलेंटेड बना दूंगा केमिस्ट्री में। दोस्तों, हमारा यही टारगेट रहेगा कि आपके स्कूल के टीचर्स आपको जितना सिखाते हैं उनसे एटलीस्ट 10% तो ज़्यादा मैं आपको बताऊं। ओके, मतलब आपके टीचर्स को जितनी इन्फॉर्मेशन है उससे 10% अधिक आपको इन्फॉर्मेशन होने वाली है दोस्तों। इसी के साथ हम इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं बिना देरी के। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, केमिस्ट्री में आपका जो चैप्टर है एसिड बेस एंड सॉल्ट, इसे हम यहाँ कवर करने वाले हैं। ये आपका केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है। मतलब कि आपके साइंस का ये केमिस्ट्री वाला भाग है, केमिस्ट्री वाले भाग का ये पहला चैप्टर है। और आपकी स्कूल की बुक जो साइंस की बुक है उसमें ये दूसरा चैप्टर है। ओके, तो यहाँ पे देखिए, हम इसमें देखेंगे अम्ल, क्षार और लवण। ये कंप्लीट लेक्चर मैं आप सभी को हिंदी और इंग्लिश में प्रोवाइड करने वाला हूँ। ओके दोस्तों, ताकि हिंदी मीडियम के बच्चों को कोई दिक्कत ना हो और ना ही इंग्लिश मीडियम के बच्चों को कोई दिक्कत हो। तो इसी के साथ इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं बिना स्किप किए। पूरे पैसेंस के साथ आप देखिएगा हमारे इस लेक्चर को। मैं आपको गारंटी देता हूं कि लेक्चर के खत्म होते होते आपको बहुत सारी नॉलेज हो जाएगी आपके सब्जेक्ट के बारे में। सो लेट्स कंटिन्यू द लेक्चर। इस लेक्चर में हम कवर कौन कौन सी चीज़ों को करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कहाँ कहाँ बिखरे हैं अम्ल और क्षार के बारे में। फिर उसके बाद कवर करेंगे कैसे करें अम्ल व क्षार की पहचान। उसके बाद हम इस लेक्चर में देखेंगे अम्ल व क्षार की रासायनिक गुणधर्मों के बारे में। आयनीकरण की प्रक्रिया समझेंगे, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे क्या सभी यौगिक जिनमें हाइड्रोजन है वे अम्ल होते हैं या नहीं होते। उसके बाद हम यहाँ देखेंगे क्या अम्ल केवल जलीय विलयन में ही आयन उत्पन्न करते हैं। अम्ल व क्षार के विलयन कितने प्रबल होते हैं। दैनिक जीवन में पीएच वैल्यू का क्या महत्व है। क्या सभी लवण उदासीन होते हैं। इन सभी टॉपिक्स को हम कवर करने वाले हैं आपके इस केमिस्ट्री सीरीज में। तो ये आता है आपका पहला टॉपिक दोस्तों, आप देख लीजिए स्क्रीन पे। ये आपका पहला टॉपिक है। पहले टॉपिक में हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं कहाँ कहाँ बिखरे हैं अम्ल व क्षार। अच्छा, इस लेक्चर की शुरुआत से पहले मैं आप सभी को कुछ इंपॉर्टेंट बातें बोलना चाहूंगा कि कोई भी लेक्चर जो होता है, कोई भी चैप्टर आप पढ़ते हो, तो उस चैप्टर का जो नाम है ना दोस्तों, वो पूरा का पूरा उस चैप्टर को डिफाइन करता है। तो जैसे चैप्टर का नाम क्या है, एसिड बेस एंड सॉल्ट, अम्ल क्षार और लवण। तो इसका मतलब यही है कि इस चैप्टर में हम अम्ल क्षार और लवण के बारे में पढ़ने वाले हैं दोस्तों। इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं लेक्चर की। कहाँ कहाँ बिखरे हैं अम्ल व क्षार। तो कहाँ कहाँ बिखरे हैं अम्ल व क्षार के लिए हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे आपके बुक में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो ये कलेक्टिव इन्फॉर्मेशन है, इसलिए मैंने वहाँ से डायरेक्टली ले लिया। तो आइए देखें हमारे आसपास पाए जाने वाले पदार्थों में कौन कौन से पदार्थ अम्ल होते हैं और कौन कौन से पदार्थ क्षार होते हैं दोस्तों। तो इसके बारे में सबसे पहले इंफॉर्मेशन दी गई है। यहाँ पे देखिए, जो ये प्राकृतिक स्रोत में बांटा गया है और ये अम्ल के रूप में बताया गया है कौन सा अम्ल है, और यहाँ प्राकृतिक स्रोतों को लिया गया है कौन सा क्षार है, इसको यहाँ पे कैटेगराइज किया गया है। पहला पॉइंट आता है आपका इमली। इमली जो होता है उसमें टॉर्टरिक अम्ल मिला होता है, जिस वजह से वह अम्ल की गणना में आता है। उसके बाद आता है सेब यानी एप्पल। उसमें मैलिक एसिड मिला होता है यानी मैलिक अम्ल, जिसकी वजह से वह अम्ल की कैटेगरी में आता है। उसके बाद होता है सिरका। इसमें मिला होता है एसिटिक अम्ल, जिसकी वजह से यह अम्ल की कैटेगरी में आता है। उसके बाद होता है टमाटर।
उसमें मिला होता है ऑक्जेलिक एसिड, जिसकी वजह से ये अम्ल के कैटेगरी में आता है। तो आई थिंक ये सभी बातें तो समझ में आ गई होंगी कि अम्ल की कैटेगरी में आता है। लेकिन फिर आपके दिमाग में डाउट आ रहा होगा, सर ये सभी तत्वों को क्यों रखा गया? भैया ये चेक करने के लिए रखा गया कि कौन कौन से प्राकृतिक प्रकृति में पाए जाने वाले ऐसे तत्व हैं जिनमें अम्ल की मात्रा घुली होती है। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल थे। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ और ऐसे तत्व हैं जिनके क्षार की गणना में, क्षार की टेबल में इसको रखा जाता है, इनकी वैल्यूज को। तो इनमें से आते हैं जैसे चूना। ओके, चूने को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नाम का इसमें क्षार होता है। ओके, तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा, जिसका फॉर्मूला भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का CaOH2 इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों। ओके, फिर उसके बाद खाने का जो सोडा होता है, जो आप पकोड़े पे डालते हो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, ये इसका केमिकल फॉर्मूला है। फिर उसके बाद मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड किस में मिलता है? प्रति अम्ल यानी कि एंट एसिड में मिलता है। एंट एसिड क्या होता है पता है? जब चींटी आपको काटती है तो उसमें घुला हुआ होता है। आप बोलोगे सर यहाँ तो अम्ल लिखा है, फिर ये क्षार में क्यों? क्योंकि दोस्तों अम्ल लिखने से क्या होता है, वो तो उसका नाम है। उसमें केमिकल कौन सा मिलता है? तो उसमें केमिकल मिलता है हाइड्रोक्साइड का। हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है OH, जो कि हमें बताता है कि ये क्षार की उपस्थिति के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है। अब यहाँ देख लो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, यहाँ पे भी क्या था? ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, CaOH2। तो यहाँ पे भी ये हमें बता रहा था कि इसमें क्षार उपस्थित है। ओके, अब इसके बाद देखिए, कपड़े धोने का जो सोडा होता है उसमें सोडियम कार्बोनेट नाम का क्षार मिला होता है, Na2CO3। ओके, तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि किसमें किसमें क्षार घुले होते हैं और किसमें किसमें अम्ल घुले हुए होते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखिए, थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन है। इन अम्लों के अतिरिक्त कुछ अन्य खनिज या कार्बनिक अम्ल जैसे कि नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिड यानी अम्ल, ओके, इत्यादि भी होते हैं। इस प्रकार अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आदि अन्य क्षार होते हैं। तो यहाँ पे गौर करने वाली बात है, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट जिसमें हाइड्रोजन घुला होता है वे सभी के सभी अम्ल होते हैं। वो सभी के सभी अम्ल होते हैं, मतलब मैं बोल रहा हूँ केवल हाइड्रोजन घुला होता है। ओके, लेकिन मोस्ट ऑफ द एलिमेंट जिसमें ऑक्जेलिक अम्ल आपको देखने को मिलता है वो मोस्टली जो है वो क्षार की गणना में आता है। ओके, तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे। ओके दोस्तों, अब यहाँ से देखते हैं दोस्तों, यहाँ से हमें पता चलेगा कि कैसे हम जानेंगे कि कोई भी पदार्थ या यौगिक ये क्या है, अम्ल है, या कोई भी पदार्थ या यौगिक क्षार है। अब इसकी आप पहचान कैसे करोगे? तो देखिए दोस्तों, इसके लिए क्या है ना, एक लिटमस पेपर होता है। क्या होता है? एक लिटमस पेपर होता है। जब आप क्या करोगे, उस लिटमस पेपर में, जब लिटमस पेपर को लोगे और किसी ऐसे, मान लो एक पात्र में आप कोई पदार्थ रखे हो, जैसे मान लो आपने यहाँ पे क्या डाल दिया, लेमन डाल दिया। मान लो लेमन, लेमन क्या होता है? नींबू। आपने यहाँ पे नींबू का रस निचोड़ दिया यहाँ पे। अब उसके बाद आप लिटमस पेपर को लाओगे इसको चेक कराने के लिए। तो वहाँ पे अगर आपको देखने को मिलता है कि अगर मान के चलो कि जो ब्लू लिटमस है वो अगर रेड में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि नीला जो है वो लाल में बदल जाता है, तो ऐसे ऐसे जो यहाँ किससे संपर्क में आने के बाद हुआ, वो लेमन के संपर्क में आने के बाद हुआ, यानी नींबू के रस के संपर्क में आने के बाद हुआ। इसका मतलब वो क्या होगा? एसिड होगा दोस्तों। अगर मान लीजिए नीले लिटमस को अगर मान लीजिए कोई पदार्थ जो है वो लाल लिटमस में बदल देता है, यानी उसका कलर नीले से रेड हो जाता है, ब्लू से रेड हो जाता है, तो वो कहलाएगा आपका एसिड। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। और अगर इसको टेस्ट करके देखोगे तो क्या होगा? वो खट्टा फील होगा आपको। तो इसका मतलब भी वो क्या है? एसिड है दोस्तों। इसके अलावा हमारे पास एक सूचक होता है, सूचक के माध्यम से भी इसे ज्ञात किया जा सकता है। अब देखो, सूचक के अंतर्गत आप ले सकते हो पीएच स्केल को। पीएच स्केल हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं, वैसे मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ पीएच स्केल की। देखिए, पीएच स्केल क्या होगा ना दोस्तों, ये इस तरीके से स्केल रहेगा जहाँ पे यहाँ सेंटर पॉइंट पे 0, यहाँ पे 0 रहेगा, यहाँ पे 7 और यहाँ पे रहेगा 14। तो 0 से लेके 7 तक के बीच में जितने भी अगर कोई एसिड की वैल्यू आती है तो वहाँ पे वो सभी के सभी क्या हो जाएंगे? एसिड हो जाएंगे। एसिड यानी कि आप बोलोगे उसको, क्या बोलोगे? अम्ल। और अगर 7 से लेके 14 तक के बीच में कोई ऐसे एलिमेंट्स की वैल्यू आती है जिसको संपर्क में लाते हैं पीएच स्केल के, तो उसे आप कहोगे बेस। बेस यानी हो जाएगा क्षार।
आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो ये होता है पीएच स्केल। और सर अगर 7 में आया तो क्या होगा, अब आप ये पूछोगे। 7 में आया तो वो न्यूट्रल होगा दोस्तों, ना ही अम्ल होगा ना ही क्षार होगा। बड़ा ही आसान है। अब यहाँ पे देखिए, हम यहाँ से आगे देखते हैं। देखिए दूसरा पॉइंट है क्षार। लाल लिटमस को नीले लिटमस में यह परिवर्तित कर देता है। जो क्षार होता है ना दोस्तों, वो लाल लिटमस पेपर को नीले लिटमस में कन्वर्ट कर देता है। ओके, यही क्या कहलाती है, क्षार कहलाती है। और इसका स्वाद थोड़ा सा बिटर फील होता है, हमें थोड़ा सा कड़वा टाइप का लगता है। ओके, आई थिंक आप समझ चुके होंगे। और सूचक के माध्यम से भी इसे ज्ञात किया जा सकता है, जैसे कि मैंने अभी अभी बताया। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बोलना चाहूंगा कि हम बोल रहे हैं कि अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, अम्ल का स्वाद कड़वा होता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हर एक पदार्थ को आप टेस्ट कर करके देखो। कुछ चीजें आपके लिए जो है वो हानिकारक भी तो हो सकती हैं। कुछ चीजें आपको नुकसान भी पहुंचा सकती हैं, हार्मफुल हो सकती हैं आपके लिए। तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा, बेटर से बेटर तरीका यही है, या तो आप लिटमस पेपर का इस्तेमाल करो या तो फिर आप पीएच स्केल का इस्तेमाल करो। बेस्ट तरीका वही है दोस्तों। किसी को टेस्ट करके नहीं देखा जा सकता। अब मान लो कोई चीज़ साइनाइड से बना हुआ है, आप उसको टेस्ट करके देखोगे क्या, किसी को मरना थोड़ी ना है भाई। हर चीज़ को टेस्ट करके देखिएगा। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ चुका होगा कि कौन सा अम्ल होता है और कौन सा क्षार होता है। अब यहाँ से कुछ एग्जाम्पल भी मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा। जो अम्ल होते हैं दोस्तों, उनके एग्जाम्पल में आता है HCl आता है। ओके, और जो क्षार होते हैं इनके एग्जाम्पल में आता है NaOH। बेस्ट एग्जाम्पल है इसका। ओके, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया। कुछ और एग्जाम्पल भी हैं इसके, जैसे H2SO4 भी इसका एक एग्जाम्पल है। इसके एग्जाम्पल में भी आप अलग अलग चीज़ों को ले सकते हो, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है। ओके, तो इन सबको हम यहाँ पे एग्जाम्पल के फॉर्म पे देख सकते हैं। अच्छा, आइए इनके गुणधर्मों के बारे में भी जान लेते हैं। इनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या क्या है, अम्ल व क्षार की केमिकल प्रॉपर्टी, यानी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एसिड एंड बेस, यानी अम्ल व क्षार के रासायनिक गुणधर्म। तो देखिए, अम्ल व क्षार धातुओं के साथ जब कभी भी क्रिया करती है ना, तो वहां पे वो धातुओं के साथ क्रिया करके क्या बनाती है, कैसे रासायनिक अभिक्रिया करती है, हम उसको देखेंगे। तब आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर ये धातु क्या होता है, आप ये भी बता दो। चलो भाई, हम बता देते हैं, बिल्कुल आपको डाउट क्लियर करने के लिए बैठे हैं यहाँ पे। धातु मतलब होता है मेटल। मेटल क्या होगा, जब देखो ये क्या होता है, किसी भी पदार्थ से अभिक्रिया करेगा और वह अपने बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉनों का वो क्या कर देगा, त्याग कर देगा, तो वो कहलाएगा धातु। जब कोई भी पदार्थ किसी अन्य पदार्थ से क्रिया में भाग लेता है, अपने बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर दे, तो वह धातु कहलाता है दोस्तों। ओके, तो आइए हम इसको अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, जैसे एग्जाम्पल के लिए देख लो, आप आपके सामने जैसे सोडियम है, मान लो सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है दोस्तों, 11 होता है। ओके, अब आप भी सोच रहे होंगे यार ये पता कैसे चलेगा कि सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है। आवर्त सारणी देखिए दोस्तों, उसमें 11 होता है। वैसे भी आपको याद करनी तो पड़ेगी ही आवर्त सारणी। ओके, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। जब आप क्लास 9 में पढ़े होंगे, नील्स बोर ने कहा था कि इलेक्ट्रॉनों के भरने का क्रम क्या होगा, 2n² होगा। तो यानी कि अगर सोडियम परमाणु की आप संरचना बनाते हो, तो सबसे पहले पहले वाले में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, दो इलेक्ट्रॉन आएंगे। क्यों, n इज इक्वल टू क्या होता है, 1 2 3 4, ये कोषों की गणना करती है n जो है वो। तो पहले वाले के लिए देखोगे तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा n की जगह पे यहाँ पे। ओके, पहले वाले के लिए देखोगे तो 1 का स्क्वायर होगा तो कितना आएगा, 2 इंटू 1, यानी कि 2, पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। उसी तरीके से दूसरे वाले में देखोगे तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर होगा, मतलब 2 इंटू ये 4 हो गया, यानी कि दूसरे वाले में 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। उसी तरीके से आप अलग अलग चीज़ों का भी देख सकते हो। जैसे यहाँ पे देख लो, हमने देखा 2n² का फॉर्मूला हम चेक कर रहे थे, पहले वाले में कितना आया, 1 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आया। 2n² के फॉर्मूले के हिसाब से हम यहाँ पे देखेंगे, दूसरे वाले में 2 का स्क्वायर करेंगे दूसरे कोष के लिए, n की जगह पे 2 रखा हमने, तो ये क्या हो गया, 2 इंटू 4 दैट इज 8, यानी दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। उसी तरीके से तीसरे वालों के लिए देखोगे तो यहाँ पे 2, यहाँ पे क्या आएगा, 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर यानी 9, यानी कि 18। तो हमें समझ में आ रहा है कि 2 8 18 इलेक्ट्रॉनों के भरने का क्रम होगा। ऐसा नील्स बोर ने क्लास 9 में बताया था। तो वैसे ये क्लास 9 का है, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है पिछले साल की आपकी पढ़ाई कैसे हुई होगी। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप सोडियम परमाणु के बारे में यहाँ इन्फॉर्मेशन लेते हो, तो सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है। अगर इलेक्ट्रॉनों में बदलोगे तो क्या आएगा, पहले में 2 आते हैं, दूसरे में 8 आते हैं, तीसरे में 18, लेकिन इसके पास तो 2 और 8 10 हो गए, तो इसके पास तो 1 इलेक्ट्रॉन ही बचा है, तो तीसरे में 1 आ सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा, सोडियम का यहाँ पे पहले 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 1 2 3 4 5 6
7, 8 और लास्ट वाले में आएंगे 1 इलेक्ट्रॉन। अब सोडियम क्या करेगा, सोडियम क्या दोस्तों, हर एक तत्व यही चाहता है कि उसके बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो। 8 इलेक्ट्रॉन होने से क्या होता है, उसका अष्टक पूरा हो जाता है ना। अष्टक थ्योरी क्या होती है, हर तत्व को अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेना है तो उसे अष्टक पूरा करना पड़ता है। तो इसके लिए ये इलेक्ट्रॉनों का त्याग देते हैं, ये इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों को जब ये त्याग करेंगे तो ये परमाणु इलेक्ट्रॉन दाता हो जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन दाता होने की वजह से इनको हम मेटल के रूप में दिखाएंगे। तो ये क्या करता है ना दोस्तों, क्लोरीन से, ठीक, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 17 होती है, उसको इलेक्ट्रॉन दे देता है। यानी किसी ऐसे चीज़ों को ढूंढता है, किसी ऐसे पदार्थ को ढूंढता है जिसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा। तो क्लोरीन के देखो परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17। अब ये क्या करता है, इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो कितना आएगा, 2, 8 और 7 होगा। होगा कि नहीं होगा, 2, 8 और 10 और 7, 17। तो इन 1 इलेक्ट्रॉनों को ये अपने तरफ रख लेता है। क्लोरीन अपने पास रख लेगा तो फाइनली इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 7 की जगह में 8 इलेक्ट्रॉन, और सोडियम के पास ये 1 इलेक्ट्रॉन हट जाएगा। तो इसका भी अष्टक पूरा हो गया, इसका भी अष्टक पूरा हो गया दोस्तों। तो इस तरीके से दोनों जो है एक संरचना बनाएंगे, और यहाँ पे इनकी क्या संरचना होगी, सोडियम ने 2, 8 1 इलेक्ट्रॉन था, 1 इलेक्ट्रॉनों का दान किया, क्लोरीन को दे दिया, तो क्लोरीन के पास 2, 8 और 8 इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पे। तो फाइनली जो है यहाँ पे क्या हुआ कि इसने संरचना बनाई कि ये सोडियम धनायन शो करेगा और क्लोरीन जो है वो ऋणायन, यानी कि पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज। तो जो इलेक्ट्रॉनों का दान कर रहा है यही क्या कहलाएगा दोस्तों, धातु कहलाएगा। क्या कहलाएगा, धातु। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर हम क्या एक एक तत्वों को ऐसे प्रैक्टिस करके देखेंगे और पता करेंगे कौन सा धातु है। तो नहीं दोस्तों, आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हो। कैसे, आपको पहले वर्ग के तत्वों को याद करना पड़ेगा। पहले वर्ग में आता है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। अब इनको आप याद कैसे करोगे, इनका नाम तो डिफिकल्ट है, कर लोगे ना, बिल्कुल मुझे उम्मीद है। लेकिन चलो मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं यहाँ पे, उसी से आपको याद करना है। वो ट्रिक है हेलिना का रूबी के साथ फ्रेंडशिप। अब इस ट्रिक से आप आसानी से बता सकते हो दोस्तों। कैसे, आइए देखते हैं। देखिए, हे से आ गया क्या, हाइड्रोजन, ली से आ गया क्या, लिथियम, ना से आ गया क्या, सोडियम, का से आ गया क्या, पोटेशियम, रूबी से आ गया रूबिडियम, के साथ से आ गया सीजियम, और फ्रेंडशिप से आ गया फ्रांसियम। तो इस तरीके से पहले वर्ग के सभी तत्व आपको याद हो जाते हैं दोस्तों। ओके, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो, और बिल्कुल मुझे याद करके करता हुआ चाहिए, बिल्कुल मैं देखना चाहता हूं कि आप जल्दी से जल्दी याद करो। साथ ही परमाणु क्रमांक भी याद कर लेना, और परमाणु भार भी दोस्तों, वो भी इंपॉर्टेंट है, आगे के क्लासेस में बहुत ज्यादा यूज होने वाली है और बहुत काम आने वाला है आपका। ओके, तो इसलिए आप उसको जरूर याद कर लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो यहां से देखेंगे दोस्तों कि अम्ल, क्षार और लवण के रासायनिक गुणधर्म कौन कौन से हैं। तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे कि अम्ल, क्षार जो है जब धातुओं के साथ अभिक्रिया करती हैं, आई थिंक धातु समझ में आ गया आपको, तो कैसे रासायनिक अभिक्रिया करती हैं इसके बारे में हम यहाँ डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, जब कोई अम्ल जो है जब वो धातु से अभिक्रिया करता है तो वह क्या बनाता है, लवण बनाता है। अच्छा, एक चीज और है यहाँ पे कि अम्ल तो आपको समझ में आ गया, धातु भी आपको समझ में आ गया, अब बारी आती है लवण। तो लवण क्या होता है इसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। लवण को इंग्लिश में कहा जाता है दोस्तों सॉल्ट। ओके, क्या कहा जाता है, सॉल्ट। तो एसिड और मेटल जब आपस में ये लोग अभिक्रिया करेंगे, एसिड और मेटल आपस में अभिक्रिया करके सॉल्ट फॉर्म करेंगे और यहां से हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे, यानी हाइड्रोजन गैस जो है बाहर निकल जाएगी। ओके, अब ये अभिक्रिया कैसे हुई, क्या हुई, आइए इसको समझते हैं डिटेल से। देखिए, यहां पे एक एग्जांपल है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड था हमारे पास, उस यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल था, उसको जो है जब जिंक धातु से अभिक्रिया करने पर जिंक क्लोराइड हमें प्राप्त हो गया, और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, बाहर निकल गया। मतलब जब आप हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जिंक धातु से रिएक्शन कराते हो या अभिक्रिया कराते हो तो वो क्या होता है, जिंक क्लोराइड बनाता है। कैसे, इसने जो है क्लोरीन का विस्थापन कर दिया, यानी कि एकल विस्थापन अभिक्रिया ये है जो कि आपके 9th में थे। एकल विस्थापन अभिक्रिया, एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, एकल विस्थापन अभिक्रिया में जैसे मान लो जिंक जो है यहाँ HCl से तो अभिक्रिया कर रही है, इसने क्या किया, यहाँ पे
जो यहाँ हाइड्रोजन था उसको विस्थापित कर दिया यहाँ से, और खुद ही उसका स्थान ले लेती है और बना लेती है जिंक क्लोराइड, और हाइड्रोजन गैस जो होती है वो बाहर निकल जाती है। यही एकल विस्थापन अभिक्रिया है। सारे तत्वों के नाम तो याद करने पड़ेंगे आपको। तो ये देख लीजिए, ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, मैंने नाम लिख दिया, इंग्लिश में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलोगे। और ये क्या है, जिंक है, और ये क्या है, जिंक क्लोराइड है, और ये क्या है, हाइड्रोजन है। अच्छा, ये तो समझ में आ गया। लेकिन सर आपने जो बाजू में ए क्यू लिखा है, एस लिखा है, ए क्यू लिखा है, क्यू लिखा है, ये क्यों लिखा है, और आपने यहाँ पे जी लिखा है, ये क्यों लिखा है? हम तो हिंदी मीडियम वाले हैं, हमको तो हिंदी में लिख के दो। अगर आप ऐसा बोलते हो दोस्तों, तो देखिए आपके हिंदी मीडियम के बुक में ही इंग्लिश में ही लिखा हुआ है वहां पे। तो इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। पहले नंबर में मैं आपको बताता हूँ ए क्यू के बारे में। ए क्यू का मतलब क्या है? ए क्यू का मतलब होता है एक्वस सॉल्यूशन। क्या होता है? एक्वस सॉल्यूशन। अब ये एक्वस सॉल्यूशन का मतलब हिंदी में बोलते हैं इसको जलीय विलयन। अब जलीय विलयन तो इतने में नहीं लिख सकते ना, पॉसिबल नहीं है। अब आप बोलोगे सर ये जलीय विलयन या एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है? तो देखते हैं, इसको भी आसानी से समझ लेते हैं एकदम आसान भाषा में। जैसे मान लो आपके पास क्या है, कोई लिक्विड है यहाँ पे। ओके, कोई लिक्विड है, मान के चलो वाटर। यहाँ पे वाटर है आपके पास, और आप इसमें क्या करते हो, शुगर ऐड कर देते हो। क्या ऐड कर देते हो? शुगर ऐड कर देते हो। तो जब आप वाटर में शुगर ऐड करोगे तो ये जो सॉल्यूशन फॉर्म होगा ना दोस्तों, यही सॉल्यूशन होता है एक्वस सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन क्या होता है? एक्वस सॉल्यूशन होती है। आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी, यानी जलीय विलयन होती है। तो यहाँ पे देखिए, ये अभिक्रिया भी आपको समझ में आ गई होगी आई थिंक। अब आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे। देखिए, अम्ल व क्षार के साथ रासायनिक गुणधर्म में एक और अभिक्रिया देखेंगे। अभी हमने देखा था कि अम्ल जब क्षार से अभिक्रिया करती है तो यहाँ पे क्या प्राप्त होती है? अम्ल क्षार से अभिक्रिया करती है तो लवण प्राप्त होती है, हाइड्रोजन गैस बाहर चली जाती है। यहाँ पे भी सेम रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा। जब अम्ल क्षार से अभिक्रिया, जब क्षार जो है धातु से अभिक्रिया करती है तो भी यहाँ पे लवण प्राप्त होता है। ओके, और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। कैसे? आइए देखते हैं। हमारे पास इसका एक बेस्ट एग्जांपल है, क्या, जो आपकी बुक से ही लिया गया है। सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे जो एक्वस सॉल्यूशन है। कैसा सॉल्यूशन है? एक्वस। ओके, जब H2O में सोडियम को यहाँ डाला गया होगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना है। तो यहाँ पे देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो एक्वस सॉल्यूशन है उसको जिंक के साथ में रासायनिक अभिक्रिया कराई जाती है। ओके, तो यहाँ पे क्या बनता है? यहाँ पे देख लो वो क्या बन रहा है, जिंक के साथ रासायनिक अभिक्रिया करके सोडियम जिंकेट बना रहा है दोस्तों। ये क्या है? सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला है, जो कि एक्वस सॉल्यूशन ही प्राप्त होता है। और यहाँ से जो कि क्या है, लवण है, जो कि क्या है, लवण है, यानी कि सॉल्ट है। ओके, जो एक्वस सॉल्यूशन ही मिला है, और यहाँ से हाइड्रोजन गैस क्या हो रही है, बाहर जा रही है। तो ये हमारे को अभिक्रिया देखने को मिलता है कि अम्ल, अगर मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आया कि अगर अम्ल किसी धातु से अभिक्रिया करती है तो क्या बनेगा? अम्ल किसी धातु से अभिक्रिया करके लवण बनाएगी और हाइड्रोजन गैस को मुक्त करेगी। क्षार अगर किसी धातु से अभिक्रिया करती है तो क्या बनेगा? क्षार अगर किसी धातु से अभिक्रिया करके भी वो लवण बनाएगी और हाइड्रोजन गैस को मुक्त करेगी। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद हम यहाँ पे हमारे नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं। क्या है हमारा नेक्स्ट स्लाइड, कि अम्ल का धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कैसे रासायनिक अभिक्रिया करती है। अम्ल जो है धातु कार्बोनेट और धातु और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कैसे रासायनिक अभिक्रिया करती है, इसके बारे में हम डिटेल से इंफॉर्मेशन ले लेते हैं दोस्तों। ओके, लेकिन अब इतने सारे तत्व आ रहे हैं आपके स्क्रीन पे, तो आपको ऐसी थोड़ी सी उत्तेजना तो हो रही होगी, एक्साइटमेंट तो आ रहा होगा कि हमें काश ये सारे तत्व याद होते और क्लास 9 में ही हम सारे याद कर लेते। तो आपको मैं एक काम करता हूँ, कुछ कुछ तत्वों के नाम बताता हूँ जिसे आप जो है याद कर लीजिएगा। ओके, तो उनमें से कुछ तत्व ऐसे हैं दोस्तों। देखिए, मैं आपको सबसे पहले पढ़ना भी सिखा देता हूँ कि आप केमिकल्स को कैसे पढ़ोगे। जैसे मान लो कहीं पे अगर वन है, किसी का जो मॉलिक्यूल है अगर वन है मान लो, तो उसे आप क्या बोलोगे? यानी किसी का एटम अगर वन है, परमाणु या अणु उसका वन दिख रहा है, तो आप उसको क्या बोलोगे? आप उसको बोलोगे मोनो। क्या बोलोगे? मोनो। ओके दोस्तों, जैसे एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ सीओ का, तो इसको क्या बोलते हैं हम? कार्बन मोनोऑक्साइड। अब जैसे कहीं पर डाई टू है मान लो, तो इसे आप क्या बोलोगे? डाई बोलोगे। इंग्लिश हिंदी दोनों में यही बोलेंगे हम। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? डाई। जैसे कि NO2 है, तो ये क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, ये सभी इसके एग्जाम्पल हो गए। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर मान लो कहीं पे 3 है, जैसे कि इसको हम बोलेंगे क्या? 3 को बोलेंगे टेट्रा। क्या बोलेंगे दोस्तों? 3 को टेट्रा।
अब टेट्रा के लिए आप क्या है, जैसे कि मान लो BCl3 है तो इसको क्या बोलोगे, बोरान ट्राइक्लोराइड। अगर मान लो कहीं पे 4 है, एक मिनट, मैंने यहाँ पे कुछ गलत बता दिया। इसको टेट्रा नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे ट्राई। ओके, तो ये हो जाएगा बोरान ट्राइक्लोराइड। अब उसके बाद अगर मान लो 4 है, इसको बोलोगे आप टेट्रा। इसे क्या कहेंगे, जैसे मान लो CH4 है तो इसको तो मेथेन कहते हैं, इसका तो डायरेक्ट नेम है मेथेन वाला। ओके, इसके जगह पे आप किसी दूसरे एलिमेंट का एग्जांपल ले सकते हो। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा यहाँ पे, कौन सा एग्जांपल आएगा यहाँ पे, एक मिनट दोस्तों। जैसे हम यहाँ पे 4 के लिए, यहाँ पे जो कि टेट्रा था आपका, उसके लिए एग्जांपल ले लेते हैं HCl4 का। ओके, तो आप सल्फर टेट्रा क्लोराइड इसको बोल सकते हो। ओके, जैसे 5 के लिए ले सकते हो, 5 को बोला जाता है पेंटा, तो इसको आप ले सकते हो फास्फोरस पेंटा क्लोराइड ले सकते हो। ओके, जैसे 6 के लिए यहाँ पे लिया जाता है, इसको बोला जाता है हेक्सा, तो यहाँ पे आप सल्फर हेक्सा फ्लोराइड ले सकते हो। जैसे 7 के लिए यहाँ पे लिया जाता है हेप्टा, इसका नाम होता है हेप्टा। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, IF7 इसका बेस्ट एग्जांपल है। ओके, तो आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड ये हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इन तत्वों के नाम याद रख लीजिएगा। अब इसके अलावा कुछ कंपाउंड मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि H2SO4 है, जैसे देख लीजिए, ये क्या है, इसको हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या बोलते हैं दोस्तों, हम इसे सल्फ्यूरिक अम्ल के नाम से जानते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल यानी सल्फ्यूरिक एसिड। अब ये जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, ये दो तरीके का होता है, एक तो तनु विलयन बनाता है और एक जो है सांद्र विलयन बनाता है। तनु विलयन किसे कहेंगे, अगर मान लो किसी विलयन में विलेय की मात्रा क्या हो, कम हो। किससे कम हो, विलायक से कम हो, तो वह तनु विलयन बनाता है। और अगर किसी विलयन में अगर विलेय की मात्रा बहुत अधिक हो, किसकी तुलना में, विलायक की तुलना में, तो यहाँ पे वो क्या कहलाती है, कॉन्सेंट्रेटेड यानी कि सांद्र सांद्र विलयन कहलाती है, और ये तनु विलयन होती है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर तनु क्या होता है, विलयन क्या होता है, सबसे पहले तो आ रहा होगा, तनु तो समझ में आ गया, तो विलयन क्या होता है दोस्तों, देखिए, विलेय और विलायक को मिलाने से विलयन का निर्माण होता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये विलेय क्या होता है, इसका एग्जाम्पल देख लो। जैसे मान लो एक पात्र में आपने यहाँ पे क्या किया है, जल भर के रखा हुआ है, यानी कि वाटर। अब आप इसमें थोड़ी सी शुगर ऐड कर रहे हो, तो शुगर तो कम ऐड करोगे ना, तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी विलेय। ये क्या हो जाएगी दोस्तों, ये क्या हो जाएगी, जो शुगर है आपका यहाँ पे वो हो जाएगा विलेय, और जो जल की मात्रा है वो हो जाएगी विलायक। मतलब जो घुलने का काम करता है वो विलेय होता है, जो घोलने का काम करता है वह विलायक कहलाता है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके दोस्तों, तो अब यहाँ से हम देख लेते हैं कुछ ऐसे एलिमेंट, जैसे कि मैंने बताया H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, और जैसे HNO3, इसके भी तनु और सांद्र दोनों होते हैं। सेम फॉर्मूला होगा, लेकिन कोई तनु होगा कोई सांद्र होगा, आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। ओके, जैसे एसिटिक एसिड बोलूंगा तो CH3COOH का फार्मूला, आप इसको याद रखिएगा। ये सभी फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपको सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो इसलिए आप ये सभी फॉर्मूले याद रखिएगा। और आपको पता है इसको तो सोडियम कहते हैं, ये पता है, जब इसके साथ क्लोरीन रिएक्शन करता है तो सोडियम क्लोराइड बनाता है। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड होता है, SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड होता है। ओके, अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो आई थिंक ये सभी केमिकल रिएक्शन आपको समझ में आ गए होंगे कि क्षार जो है जब धातु से अभिक्रिया करती है तो यहाँ पे क्या बनाती है, लवण बनाती है दोस्तों, और हाइड्रोजन गैस को मुक्त करती है। ओके, तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब पढ़ते हैं अगले स्लाइड को। अगले स्लाइड में हमें देखने को मिलेगा कि जब धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया करती, नहीं, धातु कार्बोनेट या तो फिर धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो यहाँ पे हमने लिया है एग्जाम्पल में धातु कार्बोनेट को, यानी कि Na2CO3 को लिया है। ओके, जब इसको हम किससे अभिक्रिया कराते हैं, किसी अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं। जब ये किसी अम्ल से अभिक्रिया करती है किसी भी धातु का कार्बोनेट, जैसे यहाँ पे लिया गया है सोडियम धातु का कार्बोनेट Na2CO3, और यहाँ पे अम्ल के रूप में लिया गया है HCl को, 2HCl। जब ये दोनों रासायनिक अभिक्रिया कर रहे हैं तो यहाँ पे बन रहा है NaCl, H2O, और क्या बन रहा है, CO2। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा।
अब NaCl जो बन रहा है यहाँ पे, इसको बोला जाता है सोडियम क्लोराइड, यानी कि ये क्या है, लवण है दोस्तों। क्या है, एक लवण के तरह काम करता है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि जब किसी धातु कार्बोनेट को हम किसी अम्ल के साथ में रासायनिक अभिक्रिया कराएंगे ना, तो वो क्या फॉर्म करेगा, लवण बनाएगा, और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होगी। तो यहाँ पे देख लो क्या होता है, जब ये Na2CO3 है, इसके साथ में HCl अभिक्रिया करेगा, तो ये क्या बनाएगा, ये फॉर्म करेगा Na और Cl को एक साथ बनाएगा यहाँ पे, यानी कि सोडियम क्लोराइड यहाँ पे फॉर्मेशन होगा। प्लस यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, ये हाइड्रोजन है और यहाँ पे ऑक्सीजन की क्वांटिटी काफ़ी अच्छी है, तो इसलिए यहाँ पे H2O और कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से रिलीज हो रही है दोस्तों। आई थिंक आपको ये पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। इसी तरीके का एक और एग्जांपल है, आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो। क्या है कि यहाँ पे धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट है, यानी कि सोडियम बाई कार्बोनेट भी आप इसको पढ़ सकते हो, या तो फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी आप इसको पढ़ सकते हो। जब ये किसी अम्ल के साथ में अभिक्रिया कर रही है, तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगी, यहाँ पे हमारा इक्वेशन फॉर्म होगा, सोडियम क्लोराइड बनेगा, H2O बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा यहाँ पे। ओके, तो ये कैसे फॉर्म हुआ भाई, तो यहाँ देखिए, हाइड्रोजन हाइड्रोजन दो थे, हमने दो हाइड्रोजन यहाँ ले लिया, फिर यहाँ से एक ऑक्सीजन निकाला, यहाँ डाल दिया, तो यहाँ पे दो ऑक्सीजन बचा, ये दो ऑक्सीजन को कार्बन को दे दिया और ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, बच गया सोडियम और यहाँ से क्लोरीन, तो ये दोनों आपस में रिएक्शन किए और बन गया सोडियम क्लोराइड। यानी कि हमें क्या समझ में आया कि सभी धातु कार्बोनेट व हाइड्रोजन कार्बोनेट, सभी धातु के हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ जब भी अभिक्रिया करेंगे तो सोडियम सल्फाइड तथा जल बनाएंगे। ओके, सोडियम सल्फाइड नहीं दोस्तों, माफ कीजिएगा, सोडियम क्लोराइड होगा यहाँ पे, सोडियम क्लोराइड और जल बनाएंगे यहाँ पे। ओके, क्या बनाएंगे, सोडियम क्लोराइड और जल बनाएंगे। ओके, तो आई थिंक आपको ये समझ में आ चुकी होगी कि कैसे यहाँ पे रिएक्शन हो रही है दोस्तों। ओके ओके, होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब देखिए दोस्तों, ये जो है आप इसको आपके लिए होमवर्क में दे रहा हूं। अगले लेक्चर के लिए आप एसिड याद कर लीजिएगा किसे कहते हैं, अम्ल याद कर लीजिएगा यानी कि एसिड किसे कहते हैं, क्षार किसे कहते हैं याद कर लीजिएगा, जितने केमिकल फॉर्मूले बताया मैंने आप उसे याद कर लीजिएगा। पहले वर्ग में कौन कौन से तत्व आते हैं उनके नाम आप सभी याद कर लीजिएगा, परमाणु क्रमांक याद कर लीजिएगा, और इनका आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का जो क्रम मैंने बताया आप उसको याद कर लीजिएगा। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। इसी के साथ गुड बाय, टेक केयर एंड गुड लक टू ऑल ऑफ यू। घर पे रुकिए, स्टे योर होम एंड बी सेफ, और अपना ध्यान रखिए दोस्तों। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे।